एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के पास 10 से 15 दिन ही बचा हुआ है। प्रेशर फील हो रहा है? किसी को भी प्रेशर फील हो रहा है कि हाँ सामने एग्जाम आ गया, क्या करना है, कैसे करना है? प्रेशर फील हो रहा है क्या? बताओ। आज का सेशन, सबसे पहले थैंक यू सो मच। तुम लोग इतना मेहनत कर रहा है, रात भर तुम लोग जाग रहा है, पढ़ रहा है, डाउट्स हो रहा है तो पूछ रहा है, ऐसे ही लगे रहो। देखो 12 के बाद ना ये एफर्ट्स शायद ही तुम लोग लगाओ। बहुत रेयर होगा कि 12 के बाद तुम लोग को ये मौसम, ये इन्वायरमेंट तुमको दिखेगा पढ़ाई वाला। तो इसको एंजॉय कर लो बढ़िया से। और अभी अभी से लेके 10 से 15 दिन तुम लोग के हाथ में है। ये सर 10 से 15 दिन में हम लोग को कैसे तैयारी करना है, सुनो ये बहुत क्रूशियल टाइम है। बहुत क्रूशियल टाइम का मतलब क्या होता है कि तुम लोग 6 महीना क्या किए, इतने साल क्या किए, वो मैटर नहीं करेगा अगर ये 10 से 15 दिन तुम लोग ठीक से यूज नहीं करोगे तो मेरा काम है क्या है, देखो हम पूरा इकोनॉमिक्स को सिर्फ 5 वीडियोस के अंदर, सिर्फ 5 क्लास के अंदर, और मैक्सिमम क्लास लगेगा 6, पूरा इंटायर 10 चैप्टर्स तुम लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब जो कि हमको लगेगा मुश्किल से 1 हफ्ता। ठीक है, इसके साथ साथ बोनस में कुछ तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, वो अभी अनाउंस नहीं करूंगा, बट बोनस में उसके साथ कुछ और भी है एक चीज। जब वो आएगा तो तुम लोग को और मजा आएगा, और मजा आएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सेशन होने वाला है वन शॉट। वन शॉट का मतलब क्या होता है, अगर आज से पहले तुम लोग कभी वन शॉट नहीं अटेंड किए हो तो वन शॉट का मतलब होता है कि मैक्सिमम टॉपिक, मिनिमम टाइम। कि कैसे हम लोग मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें। और जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें ऐसा नहीं कि तुम लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा, सब टॉपिक तुम लोगों को समझ में आने वाला है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना जरूर। अभी तक अगर तुम लोग जाके मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले आकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा वीडियो ऐप में तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ साथ में यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा। यूट्यूब चैनल में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज आने वाला है जो कि ऐप में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। कुछ सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ही आएगा मेरा, स्टडी 5। हम लोग का ऐप में वो वीडियोस नहीं आएगा, तो उसके लिए रेडी रहो। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की का, ठीक है, तो पहले ना सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे तो कभी भी उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में तुम डोमिनेट नहीं कर पाओगे। तो देखो हम लोग का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कैसा है, इको। बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है। 40 मार्क्स में से 20 और 20, 20 और 20। इको जो 40 मार्क्स का है उसमें से 20 मार्क्स मेरा इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, और 20 मार्क्स मेरा आएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन तुम लोग खुद से पढ़ोगे, जो रिवीजन होगा ना वो मैं करवा दूंगा, चाप नहीं है। अच्छा रिवीजन में सर क्या होगा, ये जो 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का रिवीजन है जिसके अंदर नेशनल इनकम और बीओपी है, जिसके अंदर नेशनल इनकम और बीओपी है, ये मैं पॉइंट बाय पॉइंट। अच्छा इसके साथ एक चीज और है, एडी और एएस, सिंपल कीनेजियन थ्योरी, ये 3 चीज है 20 मार्क्स के अंदर। और बचा हुआ 20 मार्क्स के अंदर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, या 3 भाग में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आजादी से पहले हम लोग के देश में किस टाइप से रूल था,
और वो हम लोग के इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट डेट बाय डेट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा, जो सेकंड मैराथन वन शॉट होगा, वो होगा एग्रीकल्चर का, और जो थर्ड मैराथन होगा वो होगा इंडिया वर्सेस एग्रीकल्चर, इंडिया वर्सेस चाइना का। तो कुल मिला के जो ये वन शॉट होने वाला है, ये वन शॉट आज का हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक, आजादी से पहले इंडिया का कंडीशन क्या था, क्या सुविधा था, क्या असुविधा था, क्या इश्यूज था, क्या इवेंट्स हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या चीज हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो आराम से पानी पी लो और घर का कोई कोना में बैठ जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स वन शॉट। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक को कवरेज करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का तुम लोग को सबसे बोरिंग लगने वाला चैप्टर। अच्छा, बोरिंग लगने वाला चैप्टर इसलिए मैंने पहले उठा लिया कि पहले बोरिंग चीज को खत्म करते हैं, फिर इंटरेस्टिंग चीज को खत्म करेंगे। तो बोरिंग चीज बोले तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इंडिया में ब्रिटेन कब आए, ब्रिटिश लोग इंडिया में सबसे पहले कब आए। तो याद रखना, जो ब्रिटिश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, वो था वो था 23 जून 1757 से लेके 15 अगस्त 1947 तक। याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले ब्रिटिश कहां पे आए, सबसे पहले कब आए, तो तुम लोग आंसर क्या होना चाहिए, डेट क्या रहेगा, 1757 पहला चीज। और उनका मेन पर्पस क्या था, जब वो इंडिया में आए तो उनका मेन हम लोग कहीं ना पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, उतना डीप में बदकुच्चन नहीं करना है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है कि इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश रूल कब से लागू हुआ या कब से स्टार्ट हुआ ये एरा। तो हम लोग याद रखेंगे 23 जून 1757 से। और द बेसिक पर्पस क्या था कि वो इंडिया को एज ए रिसोर्स यूज करे अपना इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब इंग्लैंड एक कंट्री था, वो चाह रहा था कि उसका इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो सस्ता रॉ मटेरियल लगेगा, उसको हम लोग कोई दूसरा कंट्री से लेके आए। तो वो दूसरा कंट्री जहां से हम लोग लेके आएगा वही इंडिया बन गया था। मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया था। तुम लोग के मन में क्वेश्चन है, सर रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया तो ये तो अच्छी बात है सर, कि इंडिया किसी दूसरा कंट्री में अगर सप्लाई करेगा गुड तो इंडिया के लिए तो फायदा ही है। तो अंग्रेज तो सर अच्छा काम किए, नहीं अच्छा काम नहीं किए, बताएंगे कैसे अच्छा काम नहीं किए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद आजादी के पहले, अगर देखा जाए आजादी के पहले हम लोग का इकोनॉमी कैसा था। तो आजादी के पहले हम लोग का जो इकोनॉमी था वो आजादी के पहले हम लोग का इकोनॉमी क्या था, आजादी के पहले हम लोग का जो इकोनॉमी था वो प्रोपेशियस था। अच्छा, किसी को वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दो, थोड़ा यहाँ ग्लिच आ रहा है मेरे पास। चलो चलो ठीक है। तो जब इंग्लैंड इंडिया में नहीं आया था तो इंडिया का इकोनॉमी कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोस्पिरियस था। प्रोस्पिरियस का मतलब क्या होता है, एक संपन्न इकोनॉमी था, जहां का मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट था वो किसका हो रहा था, राइस, व्हीट, पल्सेस, जितना ही हम लोग खाने पीने का सामान था अंग्रेज आने के पहले हम लोग यहाँ पे आराम से बना रहे थे, एकदम फल फूल रहे थे। ठीक है, और इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी था। मतलब मैक्सिमम जो सामान बनता है हम लोग इंडिया में उस टाइम में प्रोडक्शन होता था, या फिर जो ऐसे बोल सकते हैं जो
मैक्सिमम इंडस्ट्रीज था, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही था और हाथ से बना हुआ चीज, हाथ से बना हुआ चीज के लिए था। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। बंगाल में अच्छा आने के पहले कैसा था इकोनॉमी, समझो आने का पहले इंडियन इकोनॉमी कैसा था, जहां पे 4 बेसिक फैक्टर्स था। पहला फैक्टर्स क्या था कि भाई अंग्रेज के आने के पहले इंडिया में हम लोग आराम से खेती करते थे और हम लोग के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ ग्रेन्स था। बट वो लोग के आने के बाद बेसिक 2 जगह पे वो लोग हम पर किया, एक टेक्सटाइल बिजनेस और एक मेरा जो एग्रीकल्चर बिजनेस था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग बनाते थे उसके ऊपर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, बंगाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ वो बेसिकली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना तुम्हारे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि बंगाल में जो बांग्लादेश वाला रीजन है, देखो लिखा हुआ है मैक्सिमम जो कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, जो बंगाल या फिर नौ इन बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश में है, तो ढाका वाला एरिया है, ठीक है, वहां पे जो मुस्लिम लोग रहते थे वो लोग बहुत अच्छा कॉटन का फैब्रिक बनाते थे, मतलब कपड़ा जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो बहुत अच्छा था हम लोग इंडिया में। कहीं ना कहीं हम लोग किसी किसी क्षेत्रों में मोनोपोली भी रखते थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही उस सामान को सप्लाई करेगा आज आने के पहले, ठीक है। अच्छा, जो उस एरिया के मुस्लिम लोग थे, ढाका के जो मुस्लिम लोग थे जो कपड़ा बनाते थे, जो इस टाइप का फैब्रिक बनाते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था, वो लोगों को बोला जाता था मलमल, और जो सामान वो लोग बनाते थे वो लोग हम लोग बोलते थे क्या, मलमल शाही या मलमल खास। तो टेक्सटाइल बिजनेस बेसिकली इंडिया के कौन से क्षेत्र में, क्यों देखो अभी वाला इंडिया का बात नहीं बोल रहे, पहले वाला इंडिया में कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चल रहा था, तो बांग्लादेश ढाका वाला जो एरिया था, वहां का जो मुस्लिम लोग था वो लोग बहुत अच्छा से टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा था, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट कहां से निकला, वहां का जो लोग टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा था या फिर जो फैब्रिक बनाता था वो लोग हम लोग क्या बोलते थे, मलमल, वहां के लोगों को बोलते थे मलमल, और जो सामान वो लोग बनाता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलमल शाही या फिर मलमल खास। ये थोड़ा सा रॉयल्टी वाला नाम लगता था उस टाइम में कि भाई मोहम्मद शाही का कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा फैब्रिक, जो कपड़ा का फैब्रिक होता है, जो कपड़ा क्वालिटी होता है, उसको उस पर बात किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, मेनली क्या दिक्कत हुआ जब अंग्रेज इंडिया में आया ना, तो ये बेसिक ना 1 2 3 4, ये 4 बेसिक इश्यूज इंडिया में देखा गया। सबसे पहला क्या देखा गया कि वो लोग इंडिया में आते ही लैंड सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिए। सर ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करता है, अपने लोगों से, जो लोग खेती कर रहा है वो लोग से टैक्स लेगा, लगान, 2 गुना लगान। देखे हो ना लगान मूवी, जो नहीं देखा है जाकर देखो। नहीं रे भाई, तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, मत देखना, तो जाके एक बार देखो, या फिर कभी अगर देखोगे समय मिलेगा तो उसमें देखो लगान क्या होता है, तो उसको मतलब टैक्सेशन। अब इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर 3 मेथड आया, मतलब 3 अलग अलग सिस्टम आया, जिसमें तुम लोग को 2 तो पढ़ना ही समझना ही है। एक मेरा है महलवाड़ी व्यवस्था, एक मेरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक मेरा है जमींदारी व्यवस्था। अभी सबसे पहले समझो ये सिस्टम क्या था, ये जो सिस्टम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या था, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, मेन मकसद क्या था कि भाई एग्रीकल्चर पे हम लोग को टैक्स लेना है, एग्रीकल्चर पे हम लोग को टैक्स लगाना है, पहला चीज। अच्छा, अब ये जमींदारी व्यवस्था का था, अब ये कब आया याद रखना, ये जो जमींदारी व्यवस्था था ये 1793 में, और इसका दूसरा नाम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। बेसिकली ये कहां पे आया, ये बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब क्षेत्रों में आया था, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट लाने का, कि भाई खेती जो कर रहा है ना, उस खेती से उसको जितना भी इनकम हो रहा है या फिर जितना उसको फायदा हो रहा है, जितना सामान उग रहा है, उस पर लगान उसको देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और था,
एक चीज और था कि आप कितना कमा रहे इस पे इनकम नहीं लग रहा था, इनकम लग रहा था कि आप कितना उगा रहे हो। मतलब आप बेचोगे नहीं बेचोगे खाओगे उस सब तो मतलब नहीं है, बट अगर आप उग रहा है तो कितना उग रहा है तो उस पर तुम लोग को लगेगा। कितना आपका जमीन है उस पर लगने लगा टैक्स, रेंट लगने लगा, टैक्स लगने लगा। तो ये दिक्कत वाली बात आ गई। इसके बाद कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन करने लगा, मतलब क्या किया। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर का जो मेन पर्पस होता है इंडिया में वो था जीवन यापन, कि भाई हम जो उगाएंगे अपना फैमिली का पेट भर लेंगे काफी है। बट जब अंग्रेज आया तो जब ब्रिटेन लोग इधर पे आए तो वो लोग बेसिकली क्या कर दिए कि ये चीज को चेंज करने का कोशिश की। जैसे मैक्सिमम जगहों पे उन सब सामान को उगाने का परमिशन देने लगे या फिर फोर्स करने लगे जिससे उनका इंडस्ट्री फले फूले। तो कॉमर्शलाइजेशन करने लगे कि भाई इस पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा ये। इसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और कुछ ऐसा व्यवस्था भी नहीं लाए, टैक्स तो ले रहे थे बट कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं ला रहे थे जिससे यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो फले फूले। उल्टा क्या हो गया, टैक्स तो भाई देना है, मेरा जमीन अगर है तो हमको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब मान लो किसी साल खेती नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो आपका फसल बर्बाद हो जाएगा, आपका इनकम नहीं होगा। आप उस टाइम में क्या करोगे, आप उस टाइम में करोगे कि भाई लो मेरा जमीन ले लो, मतलब जमीन ले लेगा वो लोग, तुमसे छीन लेगा। तो ये सब व्यवस्था था। इसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था कोई भी टाइप का, इसका भी कमी था। तो ये बेसिकली अभी तक हम लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या कर दिए, क्या पढ़े स्टार्टिंग से लेके अभी तक। स्टार्ट किए हम लोग कहां से कि भाई कब से आए, तो कब से आया अंग्रेज सबसे पहले इंडिया में, कब आया 1757 में। आगे हम लोग डेट्स वाला रिवीजन कर लेंगे बट अभी याद रखे चलना। कौन सा बैटल को जीत के आया था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उसके आने से पहले हम लोग का देश कैसा था भाई, समृद्ध था, सब आराम से काम कर रहा था, ठीक है। फसल वसल में खाने पीने में कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी कोई ना कोई राज कर रहा था, मुगल राज कर रहे थे बट वैसा कोई इश्यूज नहीं था। हम लोग थे कुछ कुछ क्षेत्रों में हम लोग आगे थे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और समझ लो कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जो इंडिया को दो भाग में बांट दिया गया था, धर्म के आधार पे जो हम लोग को देश को विभाजन किया गया, उससे इंडिया को क्या नुकसान हुआ। तो बेसिकली दो नुकसान हुआ। सबसे पहला कि जो साइजेबल पोर्शन था जहां पे मेनली खेती होता था, जहां पे फर्टिलाइजर इरिगेशन फैसिलिटी था, वो पाकिस्तान में चला गया, पहला। और दूसरा क्या था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ईस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान में जूट उद्योग, अभी हम लोग बताए ना टेक्सटाइल बिजनेस, जो कहीं ना कहीं हम लोग मोनोपोली चला रहे थे पूरे वर्ल्ड में, वो अलग हो गया इंडिया से। तो यहां पे भी एक तो कमजोरी हम लोग को देखने मिला। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या देखने मिला, देखो मतलब अंग्रेज जब आया इंडिया में तो इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग क्या देखे, क्या प्रॉब्लम इशू हुआ। सबसे पहला, जितना भी हैंडक्राफ्ट बिजनेस था, जितना भी हाथ से बना हुआ सामान था, सबका बुरे दिन शुरू। दूसरा, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, और जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया कि आप डिपेंड हो जाओ फॉरेन गुड्स के ऊपर। अच्छा, फॉरेन गुड्स का मतलब क्या था पता है, ब्रिटेन का सामान बनाया हुआ चीज। मतलब हम लोग जितना उस टाइम पे कंज्यूम करते थे उसका 50% कंजप्शन कहाँ का था, ब्रिटेन का था, ठीक है। उसके बाद क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में ना कैपिटल गुड्स का कोई इंडस्ट्री नहीं था, क्यों, अंग्रेज यहाँ पे आया ही था रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ना कि तरक्की करने के लिए। अगर तरक्की करना चाहता तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का इंडस्ट्री बैठाता, बट वो लोग क्या सोचा, वो लोग बोला भाई देखो, जो जमीन इंग्लैंड में नहीं है, जो चीज इंग्लैंड में नहीं उगेगा इंडिया में उग रहा है, इंडिया में फसल कर रहा है, यहाँ पे लोगों से फसल करवाओ, जबरदस्ती फसल करवाओ, और कोई साधन ही ना दो लोग को कि वो लोग कुछ और बिजनेस सोचे, कपड़ा बनाने का बिजनेस या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस सोचे। सिर्फ और सिर्फ
डिपेंड किस पे रहे, एग्रीकल्चर पे रहे, ताकि उस एग्रीकल्चर सामान, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके अपना ब्रिटेन में जाए और वहां से ये बना दे। कैपिटल गुड्स क्या होता है मतलब, जिससे हम लोग सुनो फिनिश गुड्स बनाते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे एग्जांपल देके बताते हैं, लेस कंपनी जो है उसके लिए कैपिटल गुड्स क्या है, जिससे वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा। चिप्स कहां से मिलेगा, आलू से, तो आलू इज द रॉ मटेरियल। पोटैटो क्या हो जाएगा, आलू क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जाएगा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो हम लोग को कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करता है, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स बनाने में हेल्प करता है। कंजप्शन गुड्स को हम लोग यूज करते हैं। साबुन को बनाने में जो जो चीज लगेगा, कैपिटल गुड्स। ये चश्मा को बनाने में जो जो चीज लगा है, कैपिटल गुड्स। क्लियर हुआ। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम था इंडस्ट्री के अंदर, कि भाई इंडस्ट्री तो कोई कर ही नहीं रहा था, सब कुछ तो खेती कर रहा था। हाँ, रॉ मटेरियल, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बोल सकते हैं, बट रॉ मटेरियल भी एक एग्जांपल है। तो मशीन भी लेके आ रहा है, वो भी तो कैपिटल गुड्स है। तुम अगर एक पेन बनाने का मशीन तुम किसी को बेचता है, तुम तो कैपिटल गुड्स बेचते हैं। हाँ, मशीन, रॉ मटेरियल, कोई भी चीज। फिर आते हैं लास्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंटरमीडिएट गुड मतलब होता है आधा बना हुआ सामान। मिट्टी का बर्तन हम उसको रूप तो दे दिया है, साइज तो दे दिया, मतलब तो सूखा नहीं है, अब इसमें कलर नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, आधा बना हुआ चीज, नॉट रेडी टू यूज। तो बेसिकली क्या हालत था इंडिया का, हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्री का अगर बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर का बात करें, जितना भी हाथ से बना हुआ सामान था वो डाउनफॉल में जा रहा था। लोग अच्छा, हाथ से बना हुआ सामान का अगर डाउनफॉल जा रहा था, इसका मतलब क्या था, जो लोग उस पे, उस इंडस्ट्री पे डिपेंड थे, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, वो लोग बेरोजगार होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जीडीपी कम होगा, ऑटोमेटिक मेरा इंडस्ट्री नीचे जाएगा, इनकम कम होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया जो जो सेक्टर था, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया जो जो सेक्टर था, वो सारा सेक्टर्स का ना वाट लगा हुआ, मतलब हालत खराब था भाई। वहां पे आपको काम ही नहीं मिलेगा, अगर आप इंडियन हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, आपको कभी भी ऊंचा पोस्ट में दिया ही नहीं जाएगा, आपको कभी ऊंचा पोस्ट दिया ही नहीं जाएगा। सारा जो अफसर आएगा, सारा जो ऑफिसर आएगा, जो मैनेज करेगा, जो पॉलिसीज बनाएगा, सब ब्रिटेन से आता था, बट सैलरी लेता था इंडिया का टैक्स वाला का। सोचो कि काम कौन कर रहा है, सरकार तो बाहर का था, तो काम जितना भी अपर लेवल का था, आर्मी वाला बोलो या फिर कुछ भी बोलो, लोगों का पेंशन, सारा सैलरी, सब कुछ रहने सहने का जो भी वो लोगों का खर्चा है, सब कौन दे रहा था, इंडियन गवर्नमेंट। उस टाइम का इंडियन गवर्नमेंट कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और पैसा वो लोग कहां से कलेक्ट करता, हम उसे टैक्स लेके, मतलब हम ही लोग का पैसा बाहर जा रहा था यहां से। आगे हम लोग बहुत खूबसूरत चीज पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले तुरंत। तो इंडस्ट्री का हालत ये था। फॉरेन ट्रेड का क्या हालत था, सुनो मेरा बात। फॉरेन ट्रेड का हालत था, देखो एक चीज यहाँ पे, ये मैप समझो, ये है मेरा मुंबई, ये मुंबई में एक पोर्ट था, ठीक है। अगर इसको जाना है लंदन, तो ये यहां से घूर के जाएगा, जो कि 19,800 किलोमीटर है। तो इसका एक ना छोटा सा मार्ग निकाला गया। छोटा सा मार्ग कैसे निकाला गया समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब निकाला गया समझो, देखो हम लोग इंडिया में जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट था वो सब एक्सपोर्ट होता था, एग्रीकल्चर से जितना भी सामान बनता था सब एक्सपोर्ट होता था। जितना भी फिनिश गुड था सब इंपोर्ट था। मतलब आलू जाएगा उधर पे, पापड़ बन के आएगा, हम लोग खाएंगे आलू का पापड़, आलू का चिप्स। फैब्रिक यहां से, कॉटन यहां से बन के जाएगा, कपड़ा टी शर्ट वहां से बन के आएगा। मतलब रॉ मटेरियल जा रहा था और फिनिश गुड्स आ रहा था। वी आर द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग खाली रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे।
ये हम लोग का मेन था फॉरेन, अगर फॉरेन ट्रेड का बात करें तो ये हालत था। हम लोग अभी हालत के बारे में क्या हालत था। इसके बाद देखो ये याद रखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यू टू स्विस कैनल। अभी इजिप्ट गवर्नमेंट क्या कर दिया ना, इजिप्ट गवर्नमेंट, देखो यहां पे एक छोटा सा कंट्री है इजिप्ट, ये इजिप्ट कंट्री, ये बोला ब्रिटिश से कि सर देखिए ना, आप जो इतना घूम के जा रहे हो ना, आप जो इतना घूम के जा रहे हो, अब वहां घूर के मत जाओ, आप अपना माल को यहां से लेके आओ। और ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, इसको बोलते हैं स्विच कैनल, इसको ओपन कर दिया इंडिया के लिए कि आप आओ यहां से सामान सब यहां पे गिरा दो, फिर यहां से बाई रोड थोड़ा दूर हम लोग जाएंगे, फिर वहां से पानी के रास्ते आपके स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये तो स्विस कैनल, अभी भी स्विस कैनल है, ऐसा बात नहीं है, अभी भी ट्रेड होता है। तो जो 19,800 किलोमीटर लग रहा था, अब वो और कम लगने लगेगा। कब से ये चीज कब से स्टार्ट हुआ याद रखना, 1859 से लेके 1869 तक, ये समय था, ये 50% बढ़ गया। और इंडिया पता क्या कर रहा, सुनो, इंडिया का जो मैक्सिमम मतलब 50% ऑफ टोटल जो ट्रेड था वो किससे हो रहा था, ब्रिटेन से। और जो बच गया वो हम लोग श्रीलंका से करते थे, ईरान से करते थे और चाइना से करते थे। सोचो, अब स्विस कैनल क्या कर दिया, हम लोग को डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया रूट, किससे कनेक्ट कर दिया, तो लिखा हुआ है स्विस कैनल प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन द यूरोप अमेरिका पोर्ट। मतलब ये जो यूरोप और अमेरिका का पोर्ट है ना, ये जो यूरोप का कंट्रीज है, जो यहाँ पे हम लोग का शिप अब डायरेक्ट पहुंच जाता है, उतना घूमना नहीं पड़ता, यहां से नीचे से अफ्रीका होकर जाना नहीं पड़ता है। तो भाई और ट्रेड आसान हो गया और मेरा सामान वहां जाने लगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, सुनो ध्यान से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना ब्रिटेन का हालत खराब था, उन लोग को बहुत लॉस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन लोग का बहुत लॉस हुआ। अब वो लॉस रिकवर कहां से हुआ, वो लॉस रिकवर हुआ इंडिया से। वो लोग क्या किया सोचो, एक बार समझना ध्यान से, वो हम लोग के पास से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं। और तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, तुम लोग पढ़ा है फिजिकल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या था, हम कितना सामान बाहर भेज रहे हैं, कितना बाहर से सामान मंगवा रहे हैं। अगर हम सुनो, अगर हम 10 लाख रुपए का सामान बाहर दे रहे हैं और 6 लाख रुपए का सामान बाहर से मंगा रहे हैं, तो अभी भी 4 लाख रुपया सामने वाला हमको देगा ना, तो सेटलमेंट होगा। 4 लाख रुपया ना, हम एक छोटा एग्जांपल दिए, ये 4 लाख रुपया अगर बाहर वाला हमको दे ही ना, तो क्या हो, सोचो क्या हो। उल्टे क्या कर दिया, ये जो 4 लाख रुपया का डिफरेंस आ रहा था, सुनो ध्यान से, सब ध्यान से सुनो, ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन, ठीक है। इंडिया से सामान गया ब्रिटेन में 5 करोड़ का, और ब्रिटेन से इंडिया सामान आया 3 करोड़ का। तो ब्रिटेन बोलेगा भाई तू हमसे 2 करोड़ पाएगा, इंडिया बोले हाँ ठीक है भाई दे देना बाद में, तुम्हारी तो गुलाम है हम। बोलेगा नहीं, गुलाम का बात नहीं है, हम कहाँ तुम्हें गुलाम करके रखे, गुलाम का बात नहीं, तू हमसे 2 करोड़ रुपया पाएगा। इंडिया बोला 2, बोला देखो ना तुम्हारे एरिया में ना, तुम्हारा जो स्टेट है ना, वहां पे हम अपने ऑफिसर लोग को काम करवा रहे हैं, वो लोग को सैलरी देना पड़ता है, वो लोग को सब देना पड़ता है, ये सर्विस तो तुम हमसे ले रहा है भाई, ये तो मेरा ऑफिसर है जो तुम्हारा देश को चला रहा है, तुम उसको सैलरी नहीं देगा। हाँ सर देंगे। तो दो इसमें से 2 लाख 2 करोड़ में से काट लेते हैं, उसका पेंशन, उसका रहने सहने का चीज, सब चीज काट लेते हैं। और भी बहुत सारा अमाउंट था ना जो इंडिया से गया, बट जो सरप्लस अमाउंट था इंडिया को मिलने वाला था वो मिला ही नहीं। एक स्टडी बताता है कि वी लॉस्ट अप्रॉक्स $40 ट्रिलियन,
वी लॉस्ट अप्रोक्स $40 ट्रिलियन। अब अनुमान लगाओ, आज इंडिया भाइयों बहनों करते करते $4 ट्रिलियन के पास पहुंचा है। इसे 10 गुना पैसा इंडिया से लूटा गया था जब अंग्रेज यहां 200 साल राज कर रहा था तब। तो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इंडिया से सामान लेके चल जाता था, अब भाई सरप्लस अमाउंट तू हमको दे, सरप्लस अमाउंट भेजता तो था, बट फिर वो पैसा वही अंग्रेज ऑफिसर वही वहां का जो जितना लोग है उसका पेंशन देने में सब देने में खर्चा कर देता था, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये था प्रोसेस, सोचो। तो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो स्विस कैनल याद रखना। अब इसमें हम लोग का मेन चीज क्या निकला? सबसे पहला बात, स्विस कैनल कब से कब तक चला, जो हम लोग ऑपरेशन कब से कब तक, 1859 से 1869 तक। कौन सा गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट किया हमको? इजिप्ट गवर्नमेंट। यहां से सारा सामान चला था इजिप्ट में, इजिप्ट में हम लोग उतार दिए, फिर बाय रोड गया दूसरा पोर्ट, फिर वहां से लंदन। 2 स्टॉप था, यहां से इजिप्ट, फिर बाय रोड, फिर लंदन वहां से। तो आराम से चल काम हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो एक कहानी का तरह है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो इसको एक बार और 2x करके 1.5x करके देख लेना, सारा पॉइंट फटाफट कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन? व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है उसका बर्थ रेट कैसा था और डेथ रेट कैसा था, इसी को बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन। बर्थ रेट मतलब कितना लोग जन्म ले रहा है, कितना लोग मर रहा है। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक कंडीशन का तो देयर आर 3 स्टेजेस। क्या क्या स्टेज है भाई? पहला स्टेज में क्या होता है, याद करो, बता रहे तुम लोग क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। पहला स्टेज में क्या होता है? पहला स्टेज में होता है कि आपका जो डेथ रेट है वो भी हाई होगा, बर्थ रेट होगा वो भी हाई होगा। मतलब ज्यादा लोग पैदा भी होंगे, ज्यादा लोग मरेंगे भी, क्योंकि स्टेज 1 है, लोग क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं। वहां का जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, बाकी जो पॉलिसीज है वो सही नहीं है, वो केपेबल नहीं है कि लोगों को बचा पाए, वो केपेबल नहीं है कि लोगों को अवेयर कर पाए। तो क्या होगा? तो नॉर्मल सा बात है भाई, ज्यादा लोग मरेंगे भी, और अगर पढ़े हुए लिखोगे नहीं, एडुकेशन नहीं तुम लोग को मिलेगा, तो क्या होगा? सिंपल सा बात होगा सर, बर्थ रेट बढ़ेगा। सेकेंड स्टेज आता है जब क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर जो मरने का संख्या जो रेट है वो कम होता है, बट अभी भी बर्थ रेट आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज। दिस इज वेरी डेंजर स्टेज फॉर एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये सबसे घातक होने वाला स्टेज है, क्योंकि ये स्टेज के अंदर लोग मर कम रहे हैं बट पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण से इसी स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मिलता है। एक्सप्लोजन का मतलब ब्लास्ट। अब ब्लास्ट का मतलब क्या भैया, मर जाता है क्या? सब मरता नहीं है, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट से हम लोग तरक्की करते हैं। ठीक है, तरक्की मतलब पॉपुलेशन बढ़ता है। तीनों स्टेज के बारे में यही होगा। और जो थर्ड स्टेज है, वो थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, तीनों ही नीचे रहेगा। थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, तीनों ही कंट्रोल में रहेगा। तीनों ही हम लोग दोनों ही कंट्रोल करके रखेंगे हम लोग, तीनों ही, मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट और हम लोग तीनों कंट्रोल में रहेंगे। नहीं, 2 चीज कंट्रोल में रहेगा, बर्थ रेट और डेथ रेट। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा हम लोग डेटा पढ़ते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन अगर इंडिया का बात करें तो बहुत वाहियात था, सही बात है। 1951 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1921 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी स्टेज में ना, इसी साल ना, ये देखा गया कि इंडिया में
हम लोग सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं। हम क्या बोले, पहला स्टेज में उतना दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोग पैदा भी हो रहे हैं, ज्यादा लोग मर भी रहे हैं। बट जो सेकेंड स्टेज है जब इंडिया आया इसमें 1921 में, ये डेंजर हो गया कि अब लोग यहाँ पे कम मर रहे हैं बट उसका बर्थ रेट बहुत हाई हो गया। सेकेंड स्टेज कब आया? अच्छा, इसी साल 1921 को हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड तुम्हारा क्वेश्चन में पूछेगा, एमसी में पूछेगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया, कब हुआ? तो 1951 में, जहां पे जो मरने का ये था वो कम हो रहा था और जो बर्थ रेट था वो रिलेटिवली बढ़ते रहा था, हायर एंड हायर बढ़ रहा था। उसके पहले अगर इंडिया का देखा जाए तो कुछ स्टेबल नहीं था भाई, कभी डेथ रेट हाई था, बर्थ रेट लो था, कभी बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट लो था। तो ये था 1921 के पहले। तो अभी हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर क्या क्या चीज चल रही है? 3 स्टेज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा? बर्थ रेट डेथ रेट हाई। सेकंड में बर्थ रेट हाई रहेगा, डेथ रेट लो रहेगा। और थर्ड में क्या है? दोनों ही लो रहेगा। इंडिया का बात करें तो इंडिया ये स्टेज में कब पहुंचा? सेकेंड स्टेज में कब पहुंचा? 1921 में। इसी ईयर को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इस साल क्या देखा गया, मतलब इस साल के बाद ये सब देखा गया कि इंडिया में ना, सुनो, इंडिया में ना बर्थ रेट तो रिलेटिवली हाई हो रहा था बट मरने का जो रेट था वो कम हो रहा था। उसके पहले अगर बात करोगे तो उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले कभी डेथ रेट हाई रहता था, कभी ये, मतलब कोई स्टेबलाइज नहीं था कुछ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सबसे पहला कब सेंसस हुआ था? 1881। और ये कितना साल तक चला? 10 साल, मतलब हर 10 साल बाद बात होता था। सबसे पहला बार कब हुआ? 1881। और ये कब तक चलता था? हर 10 साल में एक बार, हर 10 साल में एक बार, हर 10 साल में एक बार, ऐसे। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर है? आगे बढ़े? आगे बढ़े? हाँ, जनगणना भी इसको बोलते हैं। चलो, अब देखो क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट्स शोज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले कैसा डेमोग्राफिक कंडीशन था इंडिया का, उसके बारे में बात किया जाएगा इस पॉइंट में। सबसे पहला, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था। ये खाली पॉइंट याद रखना कि जो बर्थ रेट था ये 48 था, मतलब हर 1000 में से 48 था, बढ़ रहा था, लोग हर साल बढ़ रहा था, 1000 में से 48। और कितना डेथ हो रहा था? 40 का। लिटरेसी रेट कितना था? लो। लिटरेसी रेट कितना था? अगर लड़कों में बात किया जाए तो 60%, मतलब दोनों मिला के बात किया जाए इंडिया में तो 60% लोग, जिसमें से सिर्फ 7% लोग जो फीमेल्स थी वो लोग को लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट मतलब पढ़ा लिखा लोग, थोड़ा जानकार लोग। फिर नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग कम जिंदा रहते थे। वहां पे एक एवरेज था 32 साल का। सोचो, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, तो लोग क्या था ना, लाइफ बहुत बहुत कम, मतलब देखो 32 साल है, 32 साल एवरेज हो गया था, 32 साल कि भाई 32 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगे, मर ही जाना है किसी न किसी रीजन से। या तो आंदोलन में मर जा रहे हैं, या तो भूख से मर जा रहे हैं, या फिर कोई और रीजन से, कोई बीमारी से मर जा रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा था कि बहुत लोग को तो गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। उसके साथ साथ पैदा होने के बाद पैदा होने के बाद ऐसा देखा गया कि बच्चा पैदा हुआ, 1 साल के अंदर वो मर जाएगा। अगर 1000 बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा था उसमें से 218 बच्चा लोग जो था वो 1 साल
अपना क्रॉस नहीं करता था। इतना भयंकर हालत था इंडिया का कि हर 1000 में से 218 बच्चे ऐसे थे जो पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर ही उनका डेथ हो जाता था। तो सोचो हम लोग कहां से कहां पे आए हैं। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बट हम लोग काम कर रहे हैं सब कोई उसको एक करने के लिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? तो 52% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे काम करते थे, 10% लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में और बाकी लोग सर्विस में काम करते थे। प्राइमरी का मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब इंडस्ट्री, टर्सरी का मतलब सर्विस सेक्टर। जो बाबू साहब का मतलब जो ब्रिटेन का बाबू साहब के अंडर काम करते थे हम लोग। अब मैक्सिमम काम क्या मिलता था? मैक्सिमम काम हम लोग को मिलता था कुछ सर्व करने का, कुछ सर्व करने का, या कुछ ऐसा समझो कि कुछ छोटा काम, स्टाफ्स वाला काम, वो सब चीज मिलता था हम लोग को। तो ये सब काम था। मतलब 70% लोग सर्विस कर रहे थे, 10% लोग सेकेंडरी, और 72 to 75% लोग क्या थे? एग्रीकल्चर करते थे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या रीजन था? सबसे पहला पीछे होने का रीजन था कि हम लोग ज्यादा डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। 75% ऑफ वर्क ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था। मतलब 75% लोग कहां काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में। 75% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 25% लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो भाई दिक्कत तो था। इसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ। ग्रोथ कुछ बैलेंस नहीं था। ग्रोथ जो था वो कोई बैलेंस नहीं था। कभी प्राइमरी सेक्टर काम कर रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर का हालत खराब है, कभी सेकेंडरी सेक्टर ठीक ठाक चल रहा है तो प्राइमरी सेक्टर हालत खराब है, क्योंकि मेरा ये आ गया, क्या बोलते हैं, सूखा पड़ गया, आंदोलन कुछ हो गया, अकाल पड़ गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये सब चीज। उसके बाद रीजनल वैरायटीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। मैक्सिमम देखा गया जो फ्यू स्टेट था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, कर्नाटका, मुंबई, बांग्ला, वेस्ट बंगाल, ये लोग क्या किया, अपना इंडस्ट्री को ना देख के, देखा जाएगा इंडस्ट्री को, मतलब एग्रीकल्चर को ना देख के थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री के ऊपर भी अपना वर्कफोर्स शिफ्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया। और कुछ स्टेट उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, जो एग्रीकल्चर में ही रह गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या हम लोग चेंजेस देख सकते हैं आजादी के पहले? तो मेजर जो दो काम जो ब्रिटेन जो लोग गिनाता है कि हम लोग इंडिया में अच्छा किए, जिसमें एक था रेलवे नेटवर्क बिछाना, दूसरा कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस लेके आया। पोस्टल में अगर आप किसी को चिट्ठी भेजना है, किसी को अखबार या किसी को कुछ भेजना है, तो आप उस मीडियम से भेज सकते हो। टेलीग्राफ और पोस्ट लेके आया, पोस्टल सर्विस लाया गया इंडिया में फॉर अ पब्लिक पर्पस, खाली ऑफिस नहीं, पब्लिक पर्पस, कोई भी, हम भी तुमको भेज सकते हैं। अभी क्या है, अभी सर नोट चाहिए, व्हाट्सएप कर देते बाबू तुरंत। उस टाइम तुम चिट्ठी लिख के भेजते कि मेरे प्यारे सर, मुझे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का नोट चाहिए, फिर वो आएगा 2 दिन बाद। टेलीग्राम मतलब जो प्रिंटर आउट टाइप का होता है ना, वो चीज टेलीग्राम। देखो तो टेलीग्राफ का फोटो तो है, इतना आराम से फोटो दिए हैं, टेलीग्राफ कहाँ देख रहा है तुम? यही है टेलीग्राफ, प्रिंटिंग। उसके बाद हम लेटर रिसीव करेंगे 2 दिन बाद, फिर मैं लिखूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुम्हारा चिट्ठी मुझे रिसीव हुआ। चिट्ठी में तुमने मुझसे चैप्टर 2 का नोट्स मांगा है जो अभी एडिट नहीं हुआ है, एडिटिंग हो रहा है, तो हो गया। फिर अभी तुरंत काम हो जाता है। तो उस टाइम पे हालांकि ऐसा उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं था, बट जो था इंडिया में ब्रिटेन के द्वारा ये एक अच्छा चीज माना जा सकता है। दूसरा, रेलवेज को भी, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से एमसीक्यू पूछ सकता है, रेलवेज को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, याद रखना, 1850 में। अच्छा, कहां से कहां तक चल रहा था? मुंबई टू थाने,
क्यों? देखो, ब्रिटेन एक जगह शोषण कर रहा था, एक्सप्लोरेशन कर रहा था, वो लोगों को चाहिए था कि भाई अब हम लोग को एक्सपेंड करना है, अब सामान हमको यहां से वहां लेके जाना है, तो लोग कुछ उपाय खोजा, उसके लिए अपने खुद के फायदे के लिए ये ट्रेन, ये रेलवे का व्यवस्था वो लोग बनाया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, तो 1850 में सबसे पहला ट्रेन लाया गया, जो मतलब रेलवे सिस्टम आया, जो कब चला? मुंबई से ठाणे तक चला। कितना किलोमीटर था? 33.8 किलोमीटर, याद नहीं रखना तुम लोग को। कितना मिनट में पहुंचाता है? 57 मिनट, ये भी याद नहीं रखना है। याद क्या रखना सर, सबसे पहले रेलवे इंडिया में कब आया? 1850 में आया। और सबसे पहला ट्रेन कब रनिंग हुआ? दोनों में अंतर है, आया कब? 1850, और रनिंग कब हुआ? 1853 में। समझ में आया कि नहीं आया? कहां से कहां तक हुआ? कहां से कहां तक ये हुआ? मुंबई टू थाने। अब इससे क्या इंपैक्ट हुआ? सबसे पहला इंपैक्ट क्या हुआ कि रेलवे हेल्प्स पीपल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लॉन्ग जर्नी जाने में हेल्प किया। गुड्स का मूवमेंट बढ़ गया, मार्केट एक्सपेंड हो गया, कि पहले जो व्यवस्था नहीं था, कोलकाता का व्यापारी कोलकाता में ही सामान बेचता था, अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आ गया कि वो ट्रेन में माल लोड करके बंगाल के बाहर भी जाके, कोलकाता के बाहर भी जाके सामान को अपना बेच पाए। तो ये 3 बेनिफिट्स हो गया। अब कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। बोले कि सर पॉजिटिव, पूरा चैप्टर तो अब नेगेटिव पढ़ा है हम लोग को कि ब्रिटेन लोग ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। चलो कुछ तो 0.1% तो कुछ किया होगा, या वो लोग से गलती से कुछ अच्छा हो गया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला वो लोग क्या कर दिया कि जो यहाँ के किसान है ना, वो लोग को अपना सामान बेचना, सामान सेल करना सिखा दिया। पहले इंडिया में लोग क्या करते थे, याद रखो, पहले इंडिया में लोग करते थे कि भाई हम जो खेती करेंगे उससे हम अपना घर चलाएंगे, बस। घर चलाने के लिए पहले खेती किया जाता था, उसको एज ए बिजनेस कोई सोचा नहीं था। ये किसके आने के बाद सोचा गया? ब्रिटेन के आने के बाद ही ये व्यवस्था, मतलब ज्यादा कुछ फोर्स मिला। ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम लोग पढ़े रेलवे वाला, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया। इसके बाद शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी, शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी। पहले क्या था? पहले बार्टर सिस्टम में काम चल रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे मॉनेटरी सिस्टम आ गया कि भाई पैसा दो, सामान लो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, जिस कारण से बहुत सारा जगह पे सूखा पड़ जा रहा था, फर्टिलाइजर पहुंच नहीं पाया, तो उससे काम नहीं हो पा रहा था। ये सब चीज ठीक कराया। उसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी करके गया। सही मायने में बात किया जाए, इस पे मैं भी एग्री करता हूँ, ये पॉइंट पे। बाकी सब भी एग्री कर रहे, सर पढ़ा क्यों रहे? तब सब पे एग्री नहीं है तो एग्री सब पे ही है, सही बात है। जो चीज है, कुछ कुछ चीज वो लोगों ने अच्छा किया, चाहे वो अपने फायदे के लिए ही। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दोस्त अपने फायदे के लिए तुम्हारा भला करे, तो यही वही दोस्त था हम लोग का। ब्रिटेन भारत का दोस्ती तो था, जो अपने फायदे के लिए मेरा भला कर रहा था। बट ये चीज हम मानते हैं कि वो लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करके गया हम लोग के ऊपर, मतलब एक एक फ्रेमवर्क बना के गया कि गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है, कैसे टैक्सेशन होगा, बाकी सब कैसे रेगुलेशन होगा, बहुत सारा चीज ना वो लोग उसमें ऐड करके गया। और आज भी हम लोग बहुत सारे जगह पे हम लोग वो नियम मानते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसके द्वारा बनाया गया है? अंग्रेज के द्वारा बनाया गया होगा। 1932 में तो इंडिया नहीं था, मतलब इंडिया था बट किसी और के अधीन था। तो समझ में आ रहा होगा तुमको चैप्टर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, बस ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
इंडिया में अंग्रेज आने से पहले कितना लोग खेती कर रहे थे? 85%। यहाँ 75% कर देंगे, 75 से 80%। सबसे पहले इंडिया में वो लोग कब आए? 23 जून 1757 में। अच्छा, जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले कब आया? 1793 में। कॉमन, अच्छा, किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कब किया गया? 1803 में। रेलवे सबसे पहले कब आया? 1850 में। सबसे पहला रेल कब चला? 13 अप्रैल 1853 में। स्विस कैनल सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? 1859 में। अभी देखो, स्विस कैनल स्टार्ट तो हो गया था, बट वो इजिप्ट तक जा रहा था, उसके आगे नहीं जा रहा था। उसके आगे तो रोड पर काम करवाना पड़ेगा ना भाई, इजिप्ट गवर्नमेंट तो बनाएगा ना। तो उसके बाद से उसको फिर कब से आगे कनेक्ट किया गया? 1869 में। सबसे फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुआ? 1881 में। सबसे पहला इंडिया में स्टील प्लांट टिस्को सेटअप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब? 1907। कौन सा ईयर को हम लोग बोलते हैं कि इंडिया सेकेंड स्टेज में ट्रांजिट कर लिया था? 1821। कौन सा ऐसा इंडियन इकोनॉमी था, इंडियन इकोनॉमिस्ट था, जो एस्टिमेट करता था जीडीपी और पर कैपिटा इनकम? तो डॉक्टर VKRM रॉय। बर्थ रेट और डेथ रेट कितना था इंडिया में? रेशियो कितना था? 48 एंड 40 पर 1000। लाइफ कितना लोग जी रहे थे? 32 साल एवरेज। लिटरेसी क्या था? टोटल 16% था, जिसमें से 7% लड़की लोग का था। कुछ और डेटा आगे कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो या तो वो पेट में ही 1921 1921 यहां पे ध्यान रखना। डेमोग्राफिक चीज में सबसे पहले कब चेंज आया? 1921। 1920 मूवी याद रखना, वो मूवी देख लिया होगा कोई ना कोई, या वो जो इंसिडेंट हुआ होगा 1920। ठीक उसके एक साल के बाद हम लोग सोचे भाई इतना सारा भूत आ रहा है, कुछ करते हैं कमाल, तो लो जनसंख्या बढ़ाओ। ठीक, इसके बाद क्या था? सबसे पहला फ्लाइट एयर इंडिया कब आया? 1932 में। सबसे पहला तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रेलवे फ्रेट लिंक इंडिया और थाने कब हो गया? लिंक कब किया गया? देखो, 1850 में रेलवे लाया गया, 1853 में फर्स्ट ट्रेन चला, और पूरा कनेक्ट कब कर दिया गया फ्रेट का पूरा? 1854 में। हाँ, वही दादा भाई को ही शॉर्टकट लिखा गया। ठीक, इसके बाद बंगाल में एक सूखा भी पड़ा था 1943 में। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन कब मिला गया अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेज? 1951 से 1981। ये स्टेज में भी देखा गया था कि इंडिया सेकंड स्टेज में था। तो 51 के बाद हम लोग आए, तो ऐसे तो नहीं कि रातों रात जनसंख्या बढ़ने लगेगा। तो मेन आजादी के बाद का जो डेटा है 1951 से 1981, ये जो पीरियड है, ये पीरियड था एक्चुअल सेकंड स्टेज। तो ये था सारा डेट्स।